किरण अब रोज रोज नए दोस्तों से मिलती, महंगे महंगे गिफ्ट लेती और उन गिफ्ट को ला करके अपने फ्लैट में रखती। आरिफ जब रोज देखता कि किरण अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती, लेट नाइट अपने फ्लैट में आती, तो आरिफ को कतई बर्दाश्त न होता। आरिफ ने किरण को हिदायत देते हुए कहा कि किरण, ये हमको बर्दाश्त नहीं है कि तुम मेरे होते हुए किसी गैर लोगों के साथ इस तरह से घूमती हो। किरण ने कहा, देखो हमें एक मॉडल बनना है और मॉडल बनने के साथ साथ नए नए दोस्तों के साथ जाना आना तो कंटिन्यू लगा ही रहेगा, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आरिफ को ये कतई बर्दाश्त न था। लेकिन आरिफ ने किरण के खाने में एक नशे की गोली मिला देता है और नशे में गोली मिलाने के बाद जब किरण वो खाना खा लेती है तो वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद आरिफ किरण को अपनी कार में सवार कर लेता है। कार एक ऐसे सुनसान इलाके में ले जाता है जहां पर बेहोश किरण को नीचे उतारने के बाद पत्थरों से उसके चेहरे को कुचल देता है। कुचलने के बाद उसको नागपुर के एक हाईवे पे फेंक देता है। मोबाइल भी वहीं पर तोड़कर डाल देता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। मोहब्बत करने के बाद लोग ऐसे ऐसे अंजाम देते हैं जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना दिल्ली के नोएडा की है। दिल्ली के नोएडा में ही एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, जिस घर में पिता जगदीश परिहार, माता अर्पिता परिहार और बेटी। जैसे जैसे किरण बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बड़ी हो रही थी। किरण हर हीरोइन की तरह आसमान को छूना चाहती है, बड़े बड़े सपने रखती है और वो एक मॉडल बनना चाहती है। इस लगन और बेहतरीन सपनों को संजोए हुए किरण हाई स्कूल पास कर लेती है। किरण का सपना है कि वो एक मॉडल बने और सिनेमा के क्षेत्र में अपने लक को आजमाए। किरण अभी मात्र 16 साल की है। उसे डांस के लिए कॉलेज में ही परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है। उसका डांस देखकर सारे अध्यापक बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब किरण हमेशा कॉलेज में डांस करती और मॉडलिंग वाला भी रैंप वॉक भी करती। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन किसी कंपनी की तरफ से किरण के लिए ऑफर आता है और वहां पर उसके लिए फोटो शूट किए जाते हैं। अब किरण को कहीं ना कहीं शूटिंग के लिए ऑफर आते रहते, छोटे मोटे फोटो खिंचवाती, छोटे मोटे मॉडलिंग करती और उससे घर का खर्चा भी चलता रहता। इसी तरह से एक दिन आरिफ नाम का एक व्यक्ति जो कोरियोग्राफर होता है और कैमरामैन भी होता है, अब आरिफ किरण की खूबसूरती को देखने के बाद वो उस पर उतावला हो जाता है। बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू कर देता है। उससे कहता है किरण से कि मैं तुमको मॉडल बना के छोड़ूंगा, आप चिंता ना करें, बस मेरा साथ देते रहो। किरण ने आरिफ का ऐसा हाथ पकड़ा दोस्तों, फिर छूटने का नाम न लिया। अब किरण रोज देर रात अपने घर आती। एक दिन किरण के पिता जगदीश परिहार ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा रोज रोज देर रात को आना हमें अच्छा नहीं लगता। किरण ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब दोस्तों, किरण के सपने कुछ और थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे सेलफोन रखना, बड़े बड़े होटलों में घूमना, ये उसके शौक इतने बढ़ गए थे जिसका कोई जवाब नहीं था। ये सारे सपने उसका दोस्त आरिफ पूरी कर रहा था। एक दिन पिता ने किरण को अपने पास बिठा करके बारीकी से समझाया कि बेटी, जो महंगे महंगे शौक कर रही हो ये हमारे खर्चे से बाहर है। आपको उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। इतनी बात से किरण भड़क जाती है और अपने पिता को उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। कहती, आप लोग गरीबी में पले हो, गरीब बनकर ही मर जाओगे। मेरे सपने कुछ और हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरा दोस्त आरिफ जिंदा है। आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं रहूंगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए आरिफ के पास जा रही हूँ। किरण ने अपना बैग उठाया और वहां से अपने माता पिता को रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। इधर आरिफ जब किरण को मिलता है तो आरिफ बहुत ही खुश हो जाता है। किरण को अपनी फ्लैट में ले जाकर के रखने लगता है। इधर किरण और आरिफ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, जगह जगह मॉडलिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं। किरण की शोहरत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। आए दिन नए नए दोस्त बनते रहते हैं। उन दोस्तों से महंगे महंगे गिफ्ट लेना, साथ घूमना, आना जाना अब लगातार हो रहा था। जब ये सब आरिफ देखता
तो उसके दिमाग में एक सोच पैदा हो जाती कि ये ऐसा तो नहीं किरण मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन किरण ने आरिफ को इतनी गहराई से पकड़ रखा था कि अपने हाथ पर आरिफ का नाम लिखवा रखा था, अपने चेस्ट पर आरिफ का नाम एक दिल वाले टैटू में लिखवा रखा था। आरिफ से बेतिहा मोहब्बत करने के साथ साथ आरिफ को अपना पति भी मानने लगी थी। लेकिन आरिफ ने जब किरण को लोगों के साथ घूमना आना जाना देखा तो टोका, कहा हमें ये कतई पसंद नहीं है, ये सब आना जाना बंद कर दो। किरण ने कहा देखो ये तो सब चलता रहेगा क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसको मैं खत्म नहीं कर सकती। तो आरिफ ने किरण को अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला कर दिया। किरण ने एक दिन कहा आरिफ से कि देखो अब रो झंझट खत्म करो और हम दोनों कब तक एक साथ रहेंगे लिविंग रिलेशन में। समाज में लोग कहते हैं कि तुम लोग शादी भी नहीं की और साथ रह रहे हो, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो आरिफ ने तत्काल मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। इतनी बात सुनते ही किरण एकदम शॉक रह जाती है कि इतने दिन हम लोग साथ रहे, उसके बाद ये सिला। किरण ने उसके ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर डाला कि तुमको मुझसे शादी करनी ही होगी। दोस्तों एक दिन आरिफ ने किरण से कहा चलो शाम को खाना हम लोग बाहर खाते हैं और खाना बाहर खा के घूम के आते हैं। किरण ने कहा ठीक है। आरिफ किरण को अपनी गाड़ी में सवार करता है, एक होटल में जाकर के खाना खाता है। खाना खाते वक्त पानी में एक ऐसी दवाई मिला देता है, किरण को पता ही नहीं चलता है। जब किरण खाना खा के गाड़ी में बैठती है तो उसमें बेहोश हो जाती है। जब किरण बेहोश हो जाती है तो आरिफ किरण को नागपुर के हाईवे पर ले जाता है और हाईवे पर जाकर के रोड के किनारे एक बड़े से पत्थर से बेहोश किरण का चेहरा कुचल देता है, गहरे गहरे वार करता है। किरण बेहोशी हाथ में वो मर जाती है। किरण का मोबाइल फोन भी तोड़ फोड़ के वहीं पर डाल देता है। मरी हुई किरण को उसी रोड पर छोड़कर आरिफ अपने फ्लैट में चला आता है। दोस्तों आजकल मोहब्बत करना एक खिलवाड़ हो गया है, पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए और आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। नागपुर थाने में सुबह लगभग 6:30 बजे घंटी बजती है। एक अनजान व्यक्ति फोन करता है कि नागपुर हाईवे पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है, सर तत्काल आ जाइए। आनन फानन में पुलिस केस को संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुंचती है। लाश की जांच पड़ताल करने के बाद उसके चेहरे की पहचान तो नहीं की जा सकी, लेकिन यह पता लगा कि पहचान छुपाने के लिए चेहरे को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया है। तभी पास में पड़े मोबाइल पर नजर जाती है। उस मोबाइल को चार्ज करके इंटरनल मेमोरी को जब चेक किया जाता है तो उसमें कुछ मोबाइल नंबर्स निकलते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक की आईडी मिलती है। उससे एक मोबाइल नंबर मिलता है जिस पे लिखा होता है घर का नंबर। उस पर जब पुलिस वाले कॉल करते हैं तो जगदीश परिहार बोलते हैं हेलो कौन, तो बताते हैं कि आपकी बेटी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो वो जगदीश परिहार बताते हैं मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। आनंद फानन में पुलिस जगदीश परिहार के घर नोएडा पहुंच जाती है। वहां पे बताते हैं कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तो जगदीश परिहार रोने लगता है और रोते रोते कहता है वो मेरी बेटी नहीं है, वो किसी और की आप बात कर रहे हैं, ये मेरी पहले बेटी थी अब नहीं है। इस बात को सुनते ही पुलिस वाले शॉक रह जाते हैं कि पहले बेटी थी अब नहीं, इसका मतलब क्या है। तो जगदीश पिता माता अर्पिता रोते रोते अपनी सारी घटना बताते हैं। साहब मेरे कोई संतान नहीं थी तो मैंने किरण को अनाथ आश्रय से एडॉप्ट किया था। मैंने उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया। जब किरण इंटर पास कर ली तो उसकी आरिफ नाम के लड़के से हो गई। किरण अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रही थी, मॉडलिंग करना चाह रही थी। आरिफ बहुत ही अमीर घर का भी लड़का था, उसके सारे शौक को पूरे करता था। किरण उससे मोहब्बत कर लेती है और हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़कर चली जाती है। तभी से मैंने उसका परित्याग कर दिया और मैंने उसको अपना नहीं कहा। ये बात सुनते ही इंस्टाग्राम से कुछ ऐसे फोटोज आरिफ और किरण के निकाले जाते हैं। उनके छोटे छोटे फोटो हर थाने में भिजवाकर उसकी शिनाख्त की जाती है। एक दिन अचानक किसी अननोन नंबर से फोन आता है और पता लगता है कि नागपुर में ही एक फ्लैट में आरिफ कमरा नंबर 203 में रह रहा है। आनंद फानन में नागपुर की पुलिस वहां पर छापा मारती है, आरिफ को पकड़ लेती है। आरिफ को पकड़ने के बाद उसे पूछताछ करती है, वो फोटोज दिखाती है तो आरिफ
कुछ नहीं बताता, कहता मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ। आरिफ की बहुत तगड़ी पिटाई की जाती है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, तब आरिफ अपने सारे गुनाह कबूल करता है। आरिफ के खिलाफ मुकदमा चला करके उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इधर किरण के पिता जगदीश और माता अर्पिता को न्याय मिल जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना था कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें, ताकि आप लोग इन सभी समस्याओं से बचते रहें।